गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे अभ्यासक्रम का पहला काव्य आराधना हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, और उसके लिए जो भी मैंने आपको बताया था क्वेश्चन आंसर और ये सब लिखने के लिए, वो अपने नोटबुक में लिख लिए होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। अभी हमारा दूसरा लेसन जिसका शीर्षक है न्याय मंत्री, वो हमें शुरू करना है। न्याय मंत्री शीर्षक क्यों दिया गया है इसको? न्याय मंत्री माने कौन? न्याय मंत्री माने जो अच्छी तरह से न्याय कर पाए, वो न्याय करने में कभी कोई भी तरह का भेदभाव नहीं करे, चाहे वो कोई भी हो सामने, तो उसे न्याय मंत्री, सच्चा न्याय मंत्री कहेंगे। तो लेखक है श्री सुदर्शन जी, और उनका जन्म हुआ था, यहाँ पे एक प्रिंटिंग मिस्टेक है जैसे मेरी टेक्स्ट बुक में है, अगर आपकी भी टेक्स्ट बुक में हो तो आप करेक्शन कर लीजिएगा, ये गलत दिया गया है। तो इस जन्म 1896 में हुआ था उनका, और उनका निधन हुआ था सन 1968 में। ये निधन की डेट बराबर है, मतलब साल बराबर है, और ये जो जन्म की साल है ये यहाँ पे गलत है, तो ये आप ज़रा करेक्शन कर दीजिएगा। तो आगे हम देखेंगे, अगर किसी की टेक्स्ट बुक में ऐसी मिस्टेक हो तो करेक्शन कर ले। ओके, तो पहले हम लेखक के बारे में थोड़ा जानेंगे, उसके बाद ये शीर्षक क्यों दिया गया है और किसके लिए है, किसके विषय में है, तो उसके लिए हम थोड़ा जानेंगे। तो चलिए, सुदर्शन जी का मूल वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा था। उनका जन्म 1896 में हुआ था, दिख रहा है, पहली ही लाइन में दिया गया है। पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान में हुआ था। बचपन से ही उनकी कहानियाँ लिखने में बहुत रुचि थी, इसलिए उन्होंने कहानियाँ लिखना प्रारंभ किया था। उनकी फेमस कहानियाँ कौन कौन सी है वो यहाँ पे दिया गया है। पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना आदि उनके सुप्रसिद्ध कहानी संग्रह है। आपका एकमात्र उपन्यास है भागवंती, एक ही उपन्यास लिखा है उन्होंने, उसका नाम है भागवंती। तो ये जो कहानी है, वो पूरी कहानी न्याय मंत्री कहानी है, वो एक शिशुपालक नाम के एक व्यक्ति के ऊपर आधारित है। शिशुपाल नाम का एक व्यक्ति है, और वो एक जब सम्राट अशोक उसके यहाँ जाते हैं तो वो ऐसे समझता है कि मेरे घर कोई अतिथि आया है, मेहमान आया है, तो वो उन्हें खाने के लिए आग्रह करता है, और वो सम्राट अशोक को खाने के लिए आग्रह करते हैं। तब उसके बाद खाना खाने के बाद वो बातचीत में लग जाते हैं, तब सब न्याय की और ऐसी बातें निकलती हैं। तब सम्राट अशोक ऐसे उनको बताते हैं कि जो लोग पूरी जो लोगों की जो विचारधारा है वो ऐसी ही होती है, सबको बातें करनी अच्छी लगती हैं, लेकिन काम करके दिखाए तो सच्ची बात मान सकता हूँ मैं। तो यहाँ पे शिशुपाल ऐसा बोलता है कि अगर मेरे को कभी मौका मिला तो मैं अच्छी तरह से सच्चा न्याय करके बता सकता हूँ। तो सम्राट अशोक ऐसे बोलते हैं कि ठीक है, तो मैं आपको अभी न्याय मंत्री चुनता हूँ और आप न्याय मंत्री बने। फिर एक बार एक मौका मिलता है शिशुपाल को सच्चा न्याय करने का, और वो क्या होता है वो हम लेसन पढ़ते पढ़ते ही बताएंगे, क्योंकि मैं अभी से आपको बता दूंगी तो आपका इतना इंटरेस्ट नहीं रहेगा ना। तो चलिए, इस कहानी में सम्राट अशोक सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में था। शिशुपाल से मुलाकात होने पर उसकी योग्यता देखकर उसे न्याय मंत्री बनाया। न्याय न राजा देखता है न रंग, बराबर, कोई बड़ा आदमी छोटा आदमी, न्याय सबके लिए सेम होता है, समान होता है। न्याय तंत्र पर विश्वास दिलाने के लिए यहाँ प्रयास किया है। नई पीढ़ी के लिए इस प्रेरक कहानी का न्याय तंत्र की जिम्मेदारी का भी महत्व समझाया गया है। नई पीढ़ी माने जो भी आजकल के बच्चे हैं, लोग हैं, उनके लिए न्याय तंत्र का क्या महत्व है वो बताया गया है, और वो सबके लिए समान होना चाहिए। कोई फ्रेंड देख के या कोई अपना देख के या कोई पराया है ऐसा देख के किसी को भेदभाव नहीं करना चाहिए न्याय करने के लिए। तो ये महत्व इसमें समझाया गया है। चलिए, लेसन पढ़ना मैं स्टार्ट करती हूँ। जहाँ जहाँ पे मुझे लगेगा मैं आपको समझाती जाऊँगी और आपको समझना है। संध्या का समय था, चारों ओर अंधकार फैल चुका था।
ऐसे में किसी ने बाहर से एक घर का दरवाजा खटखटाया। कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाजा खोलते हुए पूछा। अभी संध्या का माने सांझ हो चुकी थी और अंधकार भी फैल चुका था। तो बाहर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। तो शिशुपाल ब्राह्मण ने पूछा कि कौन आया है मेरे दरवाजे पर? एक परदेशी, बाहर से आवाज़ आई। उसने क्या बोला कि मैं एक परदेशी हूँ, क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? उसने बोला कि मैं परदेशी हूँ, बाहर से आया हूँ और यहाँ पे मुझे कोई दूसरी जगह दिखी नहीं, तो आप मेरे को रात का समय बिताने के लिए आपके घर में थोड़ी जगह दे सकते हैं? जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाज़ा खोला, उसके सामने एक नवयुवक खड़ा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मेरा सौभाग्य है, अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा, आइए पधारिए। शिशुपाल ने दरवाज़ा खोल दिया और देखा तो कौन खड़ा था सामने? एक नवयुवक, एक नौजवान खड़ा हुआ था। और फिर शिशुपाल बोलते हैं, मुस्कुरा कर बोलते हैं कि ये तो मेरा सौभाग्य है, अतिथि के चरणों से ये घर मेरा पवित्र हो जाएगा, माने आप पधार सकते हैं मेरे घर में। आगे अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया। फिर दोनों उस समय की देश की अवस्था पर बातें करने लगे। जैसे कि अभी भी जब भी कभी कोई भी मिलते हैं, दोस्त मिलते हैं या रिश्ते में रिश्तेदार मिलते हैं, तो वो लोग मोस्टली या तो देश में करंट टॉपिक पे बात करते हैं या तो देश की व्यवस्था पे बात करते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ। शिशुपाल और वो नवयुवक दोनों देश की अवस्था पे बात करने लगे। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, परंतु परदेशी इस बात से सहमत न था। उसने क्या कहा कि आजकल तो बड़ा अन्याय चल रहा है इस देश में। तो परदेशी ने बोला, नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। वह बोला, दोष निकालना तो सुगम है। सुगम माने सरल, बराबर। दोष निकालना कैसा है? सरल है। सुगम का विरुद्धार्थी क्या आएगा? दुर्गम आएगा। मैं यहाँ पे जानबूझ के अभी आपको विरुद्धार्थी शब्द और ऐसे सब नहीं बता रही हूँ। मैं एक नोटबुक में लिख के आपको फोटो भेज देने वाली हूँ, तो आपको वो सारे शब्द मतलब शब्दार्थ के साथ ये विरुद्धार्थी शब्द भी लिखने पड़ेंगे। तो सुगम का विरुद्धार्थी है दुर्गम। तो यहाँ पे नौजवान क्या बोलता है कि कोई भी चीज़ में दोष निकालना एकदम सरल है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। बस कोई कुछ काम करे तो उस काम में नुक्स निकालना बहुत सीधी बात लगती है सबको, लेकिन वो काम करके दिखाना कठिन है। शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। शिशुपाल ने क्या कहा कि मुझे मौका मिलना चाहिए। अगर मेरे को मौका मिला जिंदगी में कभी, तो मैं बता सकता हूँ कि किसे न्याय कहते हैं। तो आप अवसर चाहते हैं? वो नौजवान ने ऐसा पूछा कि आपको मौका चाहिए? हाँ, अवसर चाहता हूँ। फिर कोई न्याय नहीं होगा? फिर कोई अन्याय नहीं होगा? ऐसा पूछा उसने, नौजवान ने, कि फिर कोई अन्याय नहीं होगा अगर आप न्यायाधीश बन गए तो शिशुपाल ने क्या कहा, बिल्कुल नहीं, कोई अपराधी दंड से ना बचेगा। उसने क्या बोला कि जो भी अपराधी होगा ना, उसे मैं दंड दिलवा के रहूंगा, कोई मेरे हाथ से बच पाएगा नहीं, कोई अपराधी दंड से ना बचेगा। नहीं, परदेशी ने मुस्कुराकर कहा, यह बहुत कठिन काम है। क्या बोला कि ये बहुत कठिन काम है, आसान नहीं है। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं। मैं न्याय का डंका बजा कर दिखा दूंगा। क्या बोला शिशुपाल ने कि मैं न्याय का डंका बजा दूंगा पूरे देश में, इतना अच्छी तरह से न्याय करूंगा, मेरे को एक मौका मिलना चाहिए। परदेशी धीरे से मुस्कुराया, पर कुछ न बोले। फिर कुछ देर बाद वे सो गए। उन्होंने क्या किया, थोड़ा स्माइल किया और कुछ बोला नहीं, और थोड़ी देर के बाद वो सो गए। सुबह उठकर परदेशी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली, मतलब उनसे कहा कि अभी मैं चलता हूँ। कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। कुछ दिन बाद थोड़े सिपाही शिशुपाल के घर आए और बोला कि अभी के अभी आपको दरबार में चलना है। शिशुपाल तो सहम गया, क्योंकि राजा के यहाँ से बुलावा आए तो किसी को भी ऐसा लगे ना, पहले तो ऐसे ही सोचेंगे कि मेरे को क्यों बुलाया है राजा ने।
तो ये भी थोड़ा सहम गया माने डर गया, घबरा गया। वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। कहीं उस परदेशी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत नहीं कर दी है। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा जब उन्होंने देखा कि परदेशी ही सम्राट अशोक है। वो दरबार में गया शिशुपाल, तो उसने क्या देखा कि सामने जो मेरे घर आया था नौजवान वही बैठा हुआ है, और वही कौन है? सम्राट अशोक है। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार हैं? क्या बोला सम्राट अशोक ने? क्या बोला कि मैं आपको मौका देना चाहता हूँ। आप बोल रहे थे ना कि मेरे को मौका मिलना चाहिए, तो मैं आपको वो मौका देता हूँ। पहले तो शिशुपाल घबराए, फिर बोले, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए, सम्राट ने कहा, और अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। उसने क्या बोला? सम्राट अशोक ने क्या बोला? उन्होंने क्या बोला कि आपको अभी मैं न्याय मंत्री के सीट के लिए नियुक्त करता हूँ और आपको बनाता हूँ न्याय मंत्री। तो जब भी कोई चीज़ के लिए खुशी जाहिर करते हैं तो पहले के ज़माने में राजा महाराजा ऐसा करते थे, हार उतार के देते थे, अंगूठी उतार के देते थे। तो अभी भी उन्होंने क्या किया? अपने हाथ से अंगूठी उतार कर शिशुपाल को पहना दी। यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी। ये राजमुद्रा माने राजा के राज्य में जो भी ऐसा एक न्याय करने वाला जो होता है, ऐसे जो नियुक्त किया गया जो व्यक्ति होता है उसको राज्य की न्याय मुद्रा पहनाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो शिशुपाल है उसको उन्होंने राजमुद्रा कि चलो अभी ये हमारे देश में न्याय मंत्री की तरह से चुना गया है ये व्यक्ति, तो इसीलिए ये राजमुद्रा पहना दी है। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया। उन्होंने क्या किया? पूरी व्यवस्था देख ली उन्होंने। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। इतना अच्छी तरह से वो प्रबंध करते थे कि पूरे राज्य में शांति रहने लगी। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई थी हर जगह पे, क्योंकि सबको पता था कि अगर किसी ने कोई चोरी चकारी या कोई भी गुनाह किया तो न्याय मंत्री शिशुपाल है और वो ऐसी सज़ा देगा कि कोई भी उससे बच नहीं पाएगा। तो इसीलिए सारे लोग जो चोर उचक्के थे वो घबरा जाते थे और वो कोई भी जगह पे गुनाह करने से डरते थे। तो इसीलिए लोग भी इतनी शांति से रहने लगे उसके राज्य में, उसके ये जो शिशुपाल था उसके राज्य में, कि सारे लोग दरवाजे भी खुले रख के सोने लगे। मतलब इतनी उनको शांति हो गई थी कि किसी को कोई प्रकार का भय नहीं था। तो स्टूडेंट्स, हम आज के लिए इतना ही लेसन पढ़ेंगे। तो मैं ऐसी आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और जैसे कि मैंने बताया कि मैं आपको जहाँ पे विरुद्धार्थी शब्द और ऐसे सब है वो मैं एक्स्ट्रा जो मुझे लगता है कि यहाँ पे नहीं दिए गए हैं पीछे, हाँ, तो मैं आपको वो लिख के फ़ोटो भिजवा दूँगी। तो आपको वो अचूक अपनी नोटबुक में लिख देने हैं। अच्छी तरह से टाइटल लिखना है और फिर नोटबुक में शब्दार्थ लिखने हैं, मुहावरे लिखने हैं और फिर ये विरुद्धार्थी शब्द लिखने हैं। ठीक है, सुन लेना ठीक से। शब्दार्थ लिखना, फिर मुहावरे लिखना और फिर ये विरुद्धार्थी शब्द जो मैं लिख के दूंगी आपको वो लिखना है। थैंक यू सो मच।